পশ্চিমবঙ্গে প্রথম লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী হিসাবে এসেছিলেন কীর্তি আজাদ। বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রের থেকে মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি পৌঁছেছেন লোকসভায়। লোকসভা অধিবেশনের আজকে ছিল বাজেট অধিবেশন। হ্যাঁ, এখন আমরা দিল্লিতে, এবং সেখানে আমার সঙ্গে রয়েছেন বর্ধমান দুর্গাপুরের সাংসদ কীর্তি আজাদ। আজকের যে বাজেট, সেই বাজেট সহ আর খুব সামান্য কিছু বিষয় নিয়ে আজকে একটু আলোচনা করে নিই। নমস্কার আপনাকে রাইজিং বাংলাতে। নমস্কার, রাইজিং বাংলা কো নমস্কার। বলছি, আজকে বাজেট অধিবেশন, আপনি এর আগেও বাজেট অধিবেশনে পার্টিসিপেট করেছেন, আজকে তৃণমূলের তরফ থেকে বাজেট অধিবেশনে পার্টিসিপেট করলেন, কিরকম মনে হলো এই বছরের বাজেट? नहीं, बेकार बजट है। देखिए, 10 साल पहले भी ऐसे बजट दिया था। 2 करोड़ नौकरी हर साल पे बोला था, 15 लाख रुपए हर अकाउंट में बोला था। बहुत वादा किया, झूठा वादा किया। यह भी 11वां साल भी झूठा वादा किया है। यह बजट में बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार किया है। पश्चिम बंगाल का जो 1,64,000 करोड़ रुपया है वो इन लोग के पास पड़ा है, वो नहीं दिया है। हमारा 100 दिन का मनरेगा का था, वो भी दीदी 7,200 करोड़ रुपया दिया है। उस आवास योजना का पैसा दीदी दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा केंद्र सरकार नहीं दिया है, वह भी दीदी दिया है। और हमारा पैसा जो हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं दिया है। यह तो साफ हो गया कि मोदी एक तानाशाह है, उसको झुकना पड़ गया है। वो डूबता को तिनका का सहारा, जो डूबने लगता है ना तो तिनका पकड़ के उठता है। तो ये 2AB बोलता था ना, सुना सुना के लोग हंसता था, जिसको मालूम ही नहीं फॉर्मूला क्या है मोदी को। वो 2AB बोलता था ना, तो वो 1 और 2 AB कौन सा है? आंध्रा और बिहार। ए से आंध्रा, बी से बिहार, 2AB। इसके लिए ही सिर्फ किया है, क्योंकि इसका सरकार गिर जाएगा। हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या बंगाल में बाढ़ नहीं आता? क्या यहाँ लोग यहाँ पर क्या रोटी नहीं खाते? क्या यहाँ पर लोगों को घर नहीं में नहीं रहते? क्या यहाँ पर लोगों को 100 दिन का काम करने की जरूरत नहीं है? क्या सब कुछ करता है ना, तो क्यों करता है ऐसा सौतेला व्यवहार? बंगाल से एक स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुआ। अंग्रेज को भगाने का बिगुल यहीं से शुरू हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारा कैसे आजाद हिंद फौज शुरू किया, तो पश्चिम बंगाल से शुरू किया। हमारा नेताजी किस तरीके से आगे बढ़ करके लोगों को बोला आओ जुड़ो और अंग्रेज के खिलाफ लड़ो। और ये लोग जो था RSS बीजेपी वाला, ये लोग बोलता था कि अंग्रेज की सेना में जाओ। जो 1942 का क्विट इंडिया था, उसके अंदर भी ये लोग भाग नहीं लिया। ये लोग जाके सुनाता था, गुप्तचरी करता था, स्पाई करता था इंडियन लोगों के ऊपर, और जाके उन लोगों को बोलता था। ये लोग कहाँ लड़ा, इन लोगों को क्या मालूम। आज तक जिस प्रकार का इन लोगों ने बजट 11 साल में बनाया है, उसमें बंगाल के साथ बहुत अन्याय हुआ है। ये लोग गद्दार लोग हैं, RSS बीजेपी वाला। लेकिन दीदी जिस प्रकार से लड़ाई लड़ा, अपने लोगों को तकलीफ नहीं होने दिया, 100 दिन का जो काम मिलना चाहिए वो काम दीदी दिलवाया, लोगों के आवास योजना का पैसा दिलवाया। तो लड़ाई लड़ेंगे हम। पश्चिम बंगाल, बर्धमान, दुर्गापुर का लोग हमको इतना प्रेम से जिताया है, तो हमारा काम है कि हम लड़ेंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे। अभी लड़े थे, जो हमारा फीमेल रेसलर सब था, जो कुश्ती लड़ती है हमारी लड़की लोग, उस सब के ऊपर हम कल हम 10 मिनट का भाषण दिया। आगे भी दुर्गापुर, बर्धमान में जो समस्या है, चाहे रेल ओवरब्रिज, दलित रेल ओवरब्रिज हो, मानकर का हो, शक्तिगढ़ का हो, उसके अलावा और कोई हो, या फिर हमारे दुर्गापुर में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2003 में बंद हो गया, फेरो एलॉय निगम लिमिटेड है, वो फायदा में जा रहा है, उसको डिसइन्वेस्ट करना चाहता है। DSP अभी तक उसको 4,000 एकड़ हम जमीन बंगाल सरकार की तरफ से दिया है, लेकिन एक्सपेंशन उसका नहीं हो रहा है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन में 800 मेगावाट का वहाँ पावर प्लांट लगना है, वह अभी तक नहीं लगा है। तो इन सब के लिए लड़ाई हमको जब मौका मिलेगा हम पार्लियामेंट में उठाएगा। बर्धमान दुर्गापुर के लोगों का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन लोग का आशीर्वाद हमको मिला है। हम आप लोग के आशीर्वाद का पूरा अपने क्षेत्र की बात उठाएंगे और बंगाल की बात उठाएंगे। सर, और एक बात रह जाता है, आज का डेट में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री हुआ है इंडिया, तो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। हम लोग या आप जहाँ से हैं वहाँ से एक तरफ जैसे कृषि चाषबास जैसे होता है, उसी तरह दुर्गापुर इलाका जो है उसमें बहुत ज़्यादा माने एम्प्लॉयमेंट का जगह हो सकता है। क्या आगे समय में जाके इसके लेके पार्लियामेंट में आप बात कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे, हम इसीलिए आए हैं। अभी तो देखिए ना, 8 करोड़ लोगों को ये लोग डेली वेजेस वाला बात कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट का बात कर रहा था कि 8 करोड़ देंगे। अरे 8 करोड़ तो लोग काम कर रहा है अभी जरूरत दरकार है 5 करोड़ और लोगों को करने का। टोटल 13 करोड़ का दरकार है, लेकिन ये लोग उसके बारे में बात नहीं किया है। जो पहले से होता आ रहा है उसको बोलता है कि बीजेपी वाला कि वो कर दिया।
और जो इससे काम नहीं होता बोलता है नेहरू ने नहीं करने दिया। अरे नेहरू जी आया था तो पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। नेहरू जी आया, मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट बोलते हैं उनको, कि मॉडर्न इंडिया वो बनाया। तो वह उस मॉडर्न इंडिया को बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, आगे में जो मुख्य प्रधानमंत्री लोग आया वो लोग बनाया। लेकिन नरेंद्र मोदी तो सब ठप कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। इसलिए सरकार हमको नहीं लगता 1 साल से ज्यादा और चलेगा। सर लास्ट मेरा क्वेश्चन एक ही है, इतना समय था जब इससे पहले आगे वाला टर्म था तब बीजेपी बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में था, अभी जो है आप लोग विरोधी लोग जो हैं वो भी बहुत शक्तिशाली है, तो क्या लगता है आगे समय में सरकार को दबाव दे के ये जो आदमी के हक पे होना चाहिए क्या वो आप लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकलेगा। अभी देखिए, अब तो अभी बिहार और आंध्रा वाला, हमको खुशी है उन लोगों को मिला, लेकिन हम लोग के यहाँ भी तो बाढ़ आता है। क्या सिर्फ बंगाल, सिर्फ बिहार में बाढ़ आता है क्या? हमारे यहाँ बाढ़ आता है, तमिलनाडु में बाढ़ आता है, केरला में बाढ़ आता है, महाराष्ट्र में बाढ़ आता है, सब जगह बाढ़ आता है। इनको सबको बराबरी से देखना चाहिए। लेकिन मोदी इतना डरता है, वो देश भर में सब जगह जीत गया, लेकिन हमारी महिषासुर मर्दिनी है ना दीदी, उसको कोई नहीं हरा सकता है। और हम लोग जब तक उसका सेना में खड़ा हुआ वानर सेना है ना, हम लोग दीदी को हारने नहीं देगा। हमारा कर्मी लोग, हमारे पश्चिम बंगाल के लोग, सब कोई लोग जानते हैं सम्मान क्या होता है, तरीका क्या होता है। एक अच्छा लिहाज से बात करना चाहिए। और वो आकर के बोलता है दीदी, ओ दीदी, ये तरीका नहीं है बात करने का, लोग को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि बंगाल के लोग भद्र मानुष हैं, और भद्र मानुष के सामने कोई अभद्र तरीके से बात करे तो ये किसी को पसंद नहीं लगता है। খুব স্বাভাবিকভাবেই আগামী দিনে এই যে বিরোধী শক্তি, দেশের বিরোধী শক্তি, তারাও যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবেন না, এটা হয়তো আজকের এই কীর্তি আজাদের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার। আগামী দিনে সাধারণ মানুষের জন্য কোন কোন দাবি রেখে সেই দাবিকে তারা আদায় করে নিতে পারে, সময় হয়তো তার উত্তর দেবেন। আগামী দিনে আবার কোনো দিন কীর্তি আজাদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আজকের মতো এই পর্যন্তই। নমস্কার। नमस्कार।